सर्वे की अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि आर्थिक सर्वे के पीछे मंशा यह है कि जितनी आबादी उतना हक के फॉर्मूले पर आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये आप सामाजिक आर्थिक न्याय का पैरामीटर ही यही है। ये मैं क्या कर, हम राहुल गांधी जी क्या करें, दुनिया की सारी राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो पुस्तकें हैं, जो आज तक के जो सिद्धांत, वो यही कहते हैं कि अगर आप सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एक्सरे करना पड़ेगा। और एक्सरे के तहत कैसे, मतलब हमारे गरीब लोगों का टैक्स लेकर अगर क्या ये चीन में सफल रहा, क्या ये रूस में सफल रहा, क्या इस बात पर आपने यहाँ पर सर्वे किया है या रिसर्च की है? आप मुझे ये बताइए। आप तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये कैसे हुआ इस देश के भीतर की 1% आबादी के पास देश के 43% संसाधनों पर कब्जा हो गया? ये हुआ कैसे? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके भीतर बहुत ज्यादा योग्यता हो। 70 साल से आप लोग हैं, इसका जवाब तो आप बेहतर तरीके से दे सकते थे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर जानू साहब वो कह रहे हैं कि बंटवारा फॉर्मूला तो बहुत अच्छा है, आपत्ति क्यों है आपको? बताइए आप। जानू साहब से पूछ लीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, सीधे तौर पर आपत्ति का विषय इतना सा है कि संसाधन 1% लोगों के पास इकट्ठा कैसे हुआ? अरे भाई, क्लास में 40 छात्र पढ़ते हैं, 100 में से 100 इक्का दुक्का ही लाता है। जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो ध्यान रखेगा, संसाधन भी इकट्ठा करेगा और टैक्स भी चुकाएगा। क्या बात करते हो? आज इस देश को टैक्स चुकाने वाले चला रहे हैं गरीब आदमी। ये जिन गरीबों की बात कर रहे हैं, जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आप सभी को। लवली का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। लवली, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट बताइए, क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए, वनस्थली गांव जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वनस्थली गांव है, जहां पर देखिए महिलाएं जो हैं वो चूल्हा चौका अपना कामकाज छोड़ करके बड़ी तादाद में मतदान के लिए पहुंची हैं। और ये सुखद तस्वीरें देखने का इंतजार सभी दर्शकों को भी है, तमाम इलेक्शन कमीशन के लोगों को भी है और राजनीतिक दलों को भी है। और शहर के लोगों को नसीहत लेनी चाहिए इन तस्वीरों से। जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये कतारें जो है वो लंबी होती जा रही हैं। लगातार मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला, ग्रामीण इलाके में मतदान बेहतर चल रहा है, ये हम कह सकते हैं। और इस बेहतर मतदान के लिए जो लोग यहाँ पहुंचे उनसे हम बात भी करते हैं। आइए मतदान को लेकर के इनसे लोगों से बात करते हैं। अम्मा जी, क्या सोच करके मतदान करने के लिए पहुंचे आज? बोलो हैं? आप बताओ अम्मा, क्या करने, वोट डालने आए हो? वोट डालने तो आए हैं। हाँ, बताओ। वोट डालने आए हैं। वोट आप बताइए, वोट का पावर बता दीजिए। देखिए, महिलाएं थोड़ा संकोच कर रही है, लेकिन वोट का पावर का उपयोग करने आई है। कुछ और लोग हैं बाबूजी, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जो लोग नहीं पहुंचे उन्हें क्या कहेंगे आप? आना चाहिए, उनको आना चाहिए। लोग आ भी रहे हैं, देखिए भीड़ लाइनें पूरी बड़ी भरी हुई है। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन के नाम पे वोट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे होगा, धर्म के नाम पे कोई भी नहीं बटेगा। आप बताइए। खुद का अधिकार है, सबका अधिकार है। सबका अधिकार है, आप बताइए। सबका अधिकार है, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, और देना चाहिए सभी को वोट। सभी को देना चाहिए। आप बताइए, वोट सभी का अधिकार है। पहली बार वोट डालना है? हाँ भैया। अच्छा, तो पहली बार का वोट का क्या रेस्पॉन्स कैसा है मन में? कितना? बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत मजा है। उत्सुकता थी, इंतजार था आज के दिन का। और जो फर्स्ट टाइम वोटर अभी घर से नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? शर्म आनी चाहिए उन्हें। अच्छा, तुरंत आना चाहिए उनको वोट देने के लिए। हाँ। अच्छा, देखिए जी, अपनी अपनी भाषा है। आप बताइए बाबूजी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये वनस्थली के रहने वाला। वनस्थली के रहने वाले हैं। क्या माहौल है गांव में चुनाव को लेकर? चुनाव को बढ़िया चल रहा है अभी। बढ़िया चल रहा है। वोट डालने आए हैं? वोट डालने आए हैं। क्या सोच करके वोट होने वाला है इस बार? बढ़िया निकला। आप बताइए, क्या सोच के मतदान करने आए हैं सर? मतदान इसलिए करने आए कि हमारा अधिकार है। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट जो कमिटमेंट करती है, गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने। सिर्फ वादे से नहीं होता है, थोड़ा उनको भी आना चाहिए। जैसे हम जागरूक होकर वोट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कमिटमेंट। और ओबीसी का हक छीन कर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था
क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, यह कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि येन केन प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा हो, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया था। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा हो। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल था। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की थी। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2 भी बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीब लोगों की है, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन। तो यहां पर आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, जो एक बार फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर निशाना साध रहे हैं। यादव साहब जवाब देना चाहेंगे? 18 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर लगातार अभी भी हंगामा मचा हुआ है, जिसमें कहा गया था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तुष्टीकरण का आरोप आप पर। हम तो आपसे चाहते हैं ये बात कि आप कम से कम वो वीडियो जो चल रहा है और बहुत अच्छे दूसरे मीडिया जो स्वतंत्र मीडिया दिखा रहे हैं, आपको भी दिखाना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था और कितना बड़ा झूठ ये बिल्कुल ऑन स्क्रीन बोलते हैं और अब उस झूठ को हम पूरे देश के भीतर प्रचारित करते हैं। मैं अपील ही जनता से ये कर रहा हूं कि इस तरह की जो झूठ की मशीन है
जिन्होंने प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिरा दी है, कि इस तरह का झूठ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, कोई तथ्य और आंकड़े नहीं है। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की नहीं है, प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिर जाए इससे। मतदान किया है निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपना राष्ट्र हित में, राज्य हित में और जनहित में अपना मतदान करना चाहिए, और मैंने भी किया। सर, पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी, लेकिन अब वोटिंग को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए। पहले चरण में कुछ परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन आज जिस प्रकार से मैं अजमेर के कुछ बूथों को मैंने देखा है, जानकारी प्राप्त की है, मतदाताओं का उत्साह है, मुझे लगता है निश्चित से मतदान। तो वासुदेव देवनानी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और ये महा कवरेज लगातार